Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss chapter 3, election and representation. Where under we will discuss our today's topic, composition of Election Commission of India for class 11th. Now I will give a brief introduction about the composition of Election Commission of India. First of all, you must know that Election Commission is a body which conducts free and fair elections in India. Election Commission is a body which conducts free and fair elections in India. और जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, मैं आपको बता दूं डेमोक्रेसी का मेन पिलर क्या है elections. Where there is democracy, definitely elections are going to held there periodically in India after independence, and it is written in the preamble of Indian Constitution that now India is sovereign state. For the maintenance of its sovereignty, it is essential to the conduct free and fair elections. So there is a body that is known as Election Commission of India, which is responsible for conducting free and fair elections in India. And this point is set up in 25th January 1950. 25th January 1950. बच्चों याद रखिएगा, पहली बार जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मैंने आपसे कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी ऑन 26 November 1950 and it was already written in the Indian Constitution that we should from a body, an autonomous body, which conducts free and fair election in India, and that body is known as Election Commission of India, which draws its powers from Article 324 of the Indian Constitution. याद रखिएगा, हिंदुस्तान के आइन में आर्टिकल 324 जो है उसमें डिटेल डिस्कस किया गया है चीफ इलेक्शंस के बारे में, इनके पावर्स के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में. सो ये जो चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया यानी कि ये जो बॉडी है चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया, इसका मकसद ही ये है कि हिंदुस्तान में साफ सुथरे इलेक्शन कराना, जो कि मेन पिलर है डेमोक्रेसी का, जो कि मेन प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का. सो पहली बार हम ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्मली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, एनएक्ट किया गया 26 January 1950 को. बट बिफोर दैट दिस इलेक्शन कमीशन वाज सेट अप एंड the first chief election commissioner and 25th of January was Mr. Shiv Kumar Sen. Mr. Shiv Kumar Sen. Mr. Shiv Kumar Sen is the first chief election commission in 25th of 1950. 25th January 1950. ठीक है, ये पहले शख्स है जो चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हैं, क्योंकि 1989 में या 1989 तक हमारे यहाँ क्या हुआ था, ये जो पूरी बॉडी है जो हिंदुस्तान में चुनाव कराती है, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट चुनाव हो, जब हम हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, चाहे हमारे यहाँ जो भी चुनाव होते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे, जो भी
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब चुनाव होते हैं, all these elections are conducted by the election commission of India, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से ये जो बॉडी है, इसमें जो हेड होता है टॉप लेवल का, इसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या कहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो पहली बार है शिव कुमार सिंह, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने सोचा कि एक शख्स जो है ये इतना ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हमें उसके कुछ और हेल्पर चाहे जो इसी के पोस्ट के बराबर हो, हमें कुछ और कमिश्नर्स को भी उसके साथ ऐड करना चाहिए जो एड पावर होंगे पावर में। मगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हेड रहेगा, लेकिन उसकी असिस्टेंस के लिए और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। हालांकि इन 1989 में जब ये अपॉइंट किया गया, अलग से एक अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये रखा गया कि नहीं, हमारे यहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि अब मल्टी मेंबर कमिश्नर रहेगा, इसमें और 2 को ऐड किया जाएगा, लेकिन कुछ टाइम तक ही रहा, उसके बाद ये उनको रिमूव किया गया। बट फाइनली फिर और अमेंडमेंट हुई और फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1993 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये मल्टी मेंबर रहेगा, ये और इसमें 2 और कमिश्नर्स को ऐड किया जाएगा। अब बताया बच्चों, फाइनली हमारे पास ये जो बॉडी है इसके हेड्स कितने हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और 2 हेड्स हैं, तो यानी अब ये मल्टी मेंबर बॉडी रही है, मल्टी मेंबर कमिश्नर रही है। तो प्रेजेंटली मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्रा। क्या है? वो है सुशील चंद्रा, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है मार्च 2021 में, मार्च 2021 में। तो ही इज द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब रहा ताल्लुक ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ये किस रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि दे ऑल आर रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स। ये हाईएस्ट रैंक हमारे यहाँ पे क्या है, ये IAS एग्ज़ाम ऑल इंडिया सर्विस के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कंडक्ट करती है हमारे यहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सबसे बड़ी ऑटोनॉमस बॉडी। तो इसी के तहत ये जो ऑफिसर्स होते हैं जो अपॉइंट होते हैं और इनकी जो टर्म होती है वो ख़त्म हुई होती है एज ए सिविल सर्वेंट, उसके बाद इनको अपॉइंट किया जाता है एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब रहा ताल्लुक अपॉइंट कौन करता है? सो बच्चों यही 3 लोग जो हैं इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, इनको हज़ारों लोग असिस्ट करते हैं, लेकिन ये जिस तरह से हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन होता है इसकी सरबराही करता है हमारे प्रिंसिपल साहब। वो वॉच करते रहते हैं हर किसी लेक्चरर को, मास्टर को, टीचर को या नॉन टीचिंग स्टाफ को। पूरा स्कूल जो है उसके चलाने में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, वो गाइड करता है, वो गाइड करते हैं। इसी तरह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका काम ही यही होता है कि वो इस पूरे बॉडी को बॉटम से लेके टॉप तक, ये जो बॉडी है, ये जो ऑफिशियल्स है, ये हज़ारों की तादाद में होते हैं। जब हम बात करेंगे स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक, हमारे यहाँ हर स्टेट में अलग से रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी कह सकते हैं। तो इनको सुपरवाइज करना, इनको डायरेक्शन देना, ये उनका काम है। बाकी काम हम सब मिलके ये जो पूरी बॉडी है वो ये कंडक्ट करती है। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट की बात है।
they all are appointed by the President of India. They are usually retired IAS officers. जैसे मैंने अभी कहा कि जो भी हमारे यहाँ पे ये मल्टी मेंबर बॉडी जो चीफ कमिश्नर्स हैं, ये 3 लोग जो हैं ये ओबियसली रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और जिनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ये बात कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ये बात कि ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स। जैसे मैंने अभी कहा है कि ये जो भी हमारे यहाँ पे ये मल्टी मेंबर बॉडी जो चीफ कमिश्नर्स हैं, ये 3 लोग जो हैं ये ओबियसली रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और जिनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ये बात कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, ही इज ऑलवेज गाइडेड and advised by the Council of Ministers headed by Prime Minister. It is written in the Constitution of India under Article 74 of the Indian Constitution that President is always bound by the aid and advice of Council of Ministers. So here, President जो है, he is not fulfill the members of his election commission. He is advised by the Council of Ministers, especially headed by Prime Minister. ठीक है? And you know there is parliamentary democracy, and where there is parliamentary democracy, you are knowing that the real executive is Prime Minister. So याद रखिएगा ये बात। बट हम नॉर्मली कहते हैं, जनरली हम कहते हैं कि दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट रिमेंबर दिस थिंग, बट प्रेसिडेंट इज नाउ वाइड एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदुस्तान में 2 हेड्स होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद है टर्म। उसके बाद टर्म क्या होती है, इनकी टर्म क्या होती है, इनकी टेन्योर क्या होती है, कितने सालों के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं दे आर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर, फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर। याद रखिएगा 6 ईयर्स। हमारे यहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है इनकी टर्म होती है 6 साल। उसके बाद है रिमूवल। क्या है? रिमूवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या इनको रिमूव किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है? नॉर्मली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है किसी की, या ड्यूटी रिजिग्नेशन वो खुद ही दे देता है, रिजाइन देता है ड्यूटी इलनेस, या हम कह सकते हैं कि ड्यूटी डेथ, तो उस तरह से वो खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अब अगर हमें रिमूव करना है इनको, अगर हटाना है ओहदे से, तो वो हम किस बुनियाद पे इनको हटा सकते हैं? यहाँ पे लिखा गया है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट alone has right to impeach and parliament alone has the right to remove the member of chief election commissioner. वो कब? When 2/3 majority of members passed a resolution of his removal. याद रखिएगा पार्लियामेंट जो है वहाँ पे दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, जब उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास होगा वो रेजोल्यूशन भी पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी से, तब जाके उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जो भी 2 है इनको पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। अब कब रिमूव कर सकती है? जब
हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन उसके खिलाफ पास किया जाएगा। और वो रेजोल्यूशन कब पास किया जाएगा, किस बुनियाद पे पास किया जाएगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर ऑफ इनकैपेसिटी, यानी वहाँ ये प्रूव होना चाहिए कि ये जो बंदा है या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहा था या इलेक्शन कमिश्नर बन रहा था, ही इज इनकैपेबल या ड्यू टू हिज मिसबिहेवियर, इसने कोई ऐसा काम किया है जो सही नहीं लगा है हमारे प्रेसिडेंट को या हमारे पार्लियामेंट को, या उस पर कोई ऐसा काम चला रहा या ऐसा गलत काम किया है, उस बुनियाद पे या इन कैपेसिटी पे उस काबिल नहीं है, क्योंकि हमने अपॉइंट कोई किया होगा, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, बट ये उस पोस्ट को डिजर्व नहीं करता है, ये कैपेबल बंदा नहीं है, इस लायक नहीं है, उस बुनियाद पे उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन रिमूव करने का हक खाली और खाली पार्लियामेंट को है। याद रखिएगा, कभी भी वो रिमूव किया जा सकता है जब 2/3 मेजॉरिटी जो है मेंबर इसको पास करे, तब जाके वो रिमूव किया जा सकता है। सो जहाँ तक हमारे यहाँ स्टेट कमिश्नर्स की बात है या रीजनल कमिश्नर्स की बात है, दे कैन ओनली द रिमूव्ड on the recommendation of chief election commissioner on the grounds of misbehavior of incapacity। अब जहाँ तक स्टेट कमिश्नर का ताल्लुक है या आप रीजनल कमिश्नर कहिए, इनको प्रेसिडेंट नहीं बल्कि इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर। ओके, अल्लाह निगहबान। Stay home, stay safe.